जरा कल्पना कीजिए, कोई सड़क पर चल रहा था, चूंकि उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था इसलिए अचानक कोई सामने से आकर पूछे, हाँ मुसलमान हो क्या? अब उसके पास दो रास्ते थे। पहला कि वो खुश हो जाए कि मैं तो मुसलमान हूं नहीं और बच गया, और कह दे कि नहीं नहीं, और दूसरा वह पूछे अगर हूं तो। यहीं से कहानी शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में एक थिएटर एक्टिविस्ट शुभंकर ने यही पूछा, अगर मैं मुसलमान हूं तो क्या ये देश मुसलमानों का भी नहीं है? उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, हिंसा की गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि शुभंकर के साथ क्या हुआ, सवाल ये है कि उन्होंने उस क्षण क्या कहा। उन्होंने कहा, I felt that it would be a sin to say that I am a Hindu just to save my skin। जरा सोचिए कि क्या कोई समाज उस मोड़ पर पहुंच सकता है जहां किसी नागरिक को अपनी जान बचाने के लिए पहचान के पीछे छिपना पड़े। यहीं से किसी समाज का नैतिक पतन शुरू होता है, जब इंसान नहीं रह जाता, सिर्फ एक धर्म, जाति, समुदाय वगैरह बनकर रह जाता है। इतिहास बताता है कि बड़े नरसंहार अचानक नहीं हुए। 1930s के जर्मनी से लेकर 90s के रवांडा तक यही हुआ। पहले लोगों से कहा जाता है वे हमारे जैसे नहीं, फिर कहा जाता है वे हमारे लिए खतरा है। फिर एक दिन समाज वहां पहुंच जाता है जहां लोग मान लेते हैं कि उनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा हिंसा नहीं होती, सबसे बड़ा खतरा वह दिन होता है जिस दिन नागरिक की सुरक्षा उसके संविधान से नहीं, उसकी पहचान से तय होने लगती। और किसी देश की असली परीक्षा भी यही है। यह है कि जब किसी अल्पसंख्यक के साथ अन्याय होता है तब बहुसंख्यक समाज करता क्या है। उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक वाले प्रकरण को याद कीजिए। उन्होंने किसी मुसलमान पर एहसान नहीं किया था, उन्होंने अपने भारत की रक्षा की। याद रखिए, जब आप किसी दूसरे नागरिक की बराबरी के अधिकार के लिए खड़े होंगे, अपने नहीं, दूसरे नागरिक की बराबरी के अधिकार के लिए, तब आप उसका भविष्य नहीं बचा रहे हो, आप अपने बच्चों का भारत बचा रहे हो। संविधान अल्पसंख्यकों को बचाने भर के लिए नहीं लिखा गया, संविधान हम सबको बचाने के लिए लिखा गया था। और शायद इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की होती है जिसके पास सबसे ज्यादा सामाजिक ताकत हो।